Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 15th April 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल इंडियन मॉनसून से रिलेटेड है. मॉनसून की प्रेडिक्शन के लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने अपने फर्स्ट लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट में इंडिया को इस साल नॉर्मल मॉनसून प्रिडिक्ट किए हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस फोरकास्ट जो रेनफॉल रहने वाली है वो मोस्ट ऑफ द कंट्री के लिए नॉर्मल और अबव नॉर्मल रहने वाली है. यहाँ पे एक्सेप्शन नॉर्थ ईस्ट, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर हैं. सो नॉर्थ ईस्ट, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी कंट्री के हिस्सों में नॉर्मल और अबव नॉर्मल रेनफॉल रहेगी. नाउ हम यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून की बात कर रहे हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंट्री की अगर हम एनुअल रेनफॉल देखें तो 75% ऑफ आर रेनफॉल ये सिर्फ और सिर्फ साउथ वेस्ट मानसून्स लेकर आते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. साउथ वेस्ट मानसून्स का ऑनसेट केरला से होता है एंड जून 1 को मानसून्स का ऑनसेट रहने वाला है इन केरला. एंड ये जो आईएमडी डिपार्टमेंट का जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है ये 2 स्टेजेस में किया जाता है. पहला अप्रैल में होता है और दूसरा जून में होता है. एंड ये जो हमारे पास रीडिंग आई है दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस लॉन्ग रेंज फोरकास्ट. सो साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल जो रहने वाली है ड्यूरिंग जून टू सितंबर, यहाँ पे इस रेनफॉल का अगर हम LPA देखें विच इज़ लॉन्ग पीरियड एवरेज, सो ये कुछ 99% रहने वाला है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 87 सेंटीमीटर. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल में लॉन्ग पीरियड एवरेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. बेसिकली लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है? दिस इज़ द एवरेज ऑफ लास्ट 50 ईयर्स. पिछले 50 सालों का जो एवरेज होता है उसे लॉन्ग पीरियड एवरेज कहा जाता है. और इस साल आईएमडी डिपार्टमेंट ने हमारा जो LPA है उसे 99% एस्टिमेट किया है विच इज़ 87 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. ना थोड़ी सी अगर हिस्ट्री देखें तो लगातार पिछले 4 सालों से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD इंडिया के लिए नॉर्मल रेनफॉल ही प्रिडिक्ट कर रहा है. सीजनल रेनफॉल को नॉर्मल तब कहा जाता है. अब मैं बार बार कह रहे हैं हम यहाँ पे कि नॉर्मल बारिश होगी. नॉर्मल कब कहा जाता है? जब हमारा जो LPA है ये इसकी जो वैल्यू है ये वेरी करे फ्रॉम 96 टू 104%. एंड जैसा कि आप देख रहे हैं इस साल 99% LPA एस्टिमेट किया गया है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द नॉर्मल सीजनल रेनफॉल ईयर. नाउ LPA लॉन्ग पीरियड एवरेज पिछले 50 सालों का एवरेज है. तो यहाँ पे वो कौन से पीरियड से आप रिलेट कर रहे हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. लास्ट ईयर जो एवरेज पीरियड लिया गया था वो 1961 से लेकर 2011 तक का था. और इस साल रूटीन रिवीजन होगी. हर डिकेड पे ये रिवीजन होती है. एंड नाउ जो हमारी LPA की जो बेस लाइन है वो चेंज हो चुकी है टू 1971 टू 2020. एंड देयरफॉर हमारा जो LPA है वो भी चेंज हो चुका है. इससे पहले हमारा LPA हमारी पुरानी बेसलाइन के अकॉर्डिंगली 88 सेंटीमीटर था. बट अकॉर्डिंग टू 1971 एंड 2020 हमारा अब जो LPA हो चुका है दैट इज़ 87 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 1971 से लेकर 2020 देखें तो इंडिया एज अ होल द एंटायर कंट्री यहाँ पे 87 सेंटीमीटर रेनफॉल हर साल हुई है ऑन एन एवरेज ड्यूरिंग दीज 4 मानसून मंथ्स. जून से लेकर सितंबर तक पिछले इन 50 सालों में ऑन एन एवरेज 87 सेंटीमीटर रेनफॉल हमने रिसीव की है. मेक इट वेरी क्लियर कि आपको यहाँ पे LPA और ये जो वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसका मतलब समझ में आए. इंडिया के लिए इंडियन मानसून काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इंडियन एग्रीकल्चर इज़ प्राइमरीली रेन फेड एंड यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून काफ़ी वाइटल रहता है फॉर आर खरीफ क्रॉप्स एज वेल. 78% ऑफ आर कंट्रीज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इट इज़ सपोर्टेड बाय मानसूनल रेनफॉल. इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया का जो बजट है वो कौन डिसाइड करता है? मानसून डिसाइड करता है.
सो बिसाइड्स एग्रीकल्चर विच इज़ द की ड्राइवर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी, इंडिया के जो बाकी रिजर्वायर हैं, जो सेक्टर्स जैसे कि ट्रांसपोर्ट, एविएशन, पावर, ये सब मॉनसून डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा जो प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं, दीज आर द ला नीना कंडीशंस, एंड ये फर्स्ट हाफ ऑफ द मॉनसून सीजन में ला नीना कंटिन्यू रहने वाला है। ला नीना आप अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस में पढ़ते हैं। इट इज़ बेसिकली द एब नॉर्मल कूलिंग ऑफ द सी सरफेस टेम्परेचर। जब हमारे सी सरफेस टेम्परेचर, स्पेसिफिकली अगर हम इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन की बात करें, वहाँ पे अगर हमारा सी सरफेस टेम्परेचर की एबनॉर्मल कूलिंग हो, दैट इज़ कॉल्ड एज ला नीना। एंड ला नीना ऑलवेज वर्क्स इन दी फेवर ऑफ आर इंडियन मॉनसून। इसका ऑपोजिट होता है एल नीनो। एल नीनो इज़ एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ द इक्वेटोरियल पैसिफिक, एंड एल नीनो का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है किस पे? मॉनसून पे। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि भाई नॉर्मल मॉनसून होने वाला है एंड देयर इज़ नो एल नीनो, तो मतलब हमारा ये विलन प्रेजेंट नहीं है। ला नीना कंडीशंस हैं विच आर गोइंग टू फेवर गुड मॉनसून। तो इस पूरी प्रिडिक्शन से जो मेजर हाईलाइट निकल के आता है, दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ LPA, द लॉन्ग पीरियड एवरेज। इससे पहले हमारा जो लॉन्ग पीरियड एवरेज था वो 88 सेंटीमीटर था अगर हम 1961 से लेकर 2010 की बात करें, लेकिन अब जो हमारा LPA है वो रिवाइज हो चुका है एंड नाउ इट हैज़ डिक्रीज टू 87 सेंटीमीटर। सो नाउ अगर हम यहाँ पे देखें कि ऑन एन एवरेज इंडिया पूरे साल में कितनी रेनफॉल रिसीव करता है, तो 1961 एंड 2010 तक हमारी जो एवरेज रेनफॉल थी वो कुछ यहाँ पे 88 सेंटीमीटर के पास थी। जून से लेकर सितंबर तक ये फिगर रिवाइज हो चुका है। एंड जो बाकी इन 4 महीनों के अलावा, जून टू सितंबर के अलावा अगर हम बाकी रेनफॉल देखें तो विंटर टाइम में इट वाज अराउंड 3.4% अगर हम देखें, एंड प्री मॉनसूनल में ये कुछ हमारा 11% के आसपास रेनफॉल बनती है एंड 10% हमारा पोस्ट मॉनसूनल रेनफॉल हमें मिलती है। तो मेजॉरिटी रेनफॉल तो हमें मॉनसूनल टाइम पे ही मिल रही है। नाउ इस न्यूज़ आर्टिकल में बड़ी चीज़ ये है कि LPA को रिवाइज कर दिया गया है। तो ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसके अंदर हम जो एनुअल और सीजनल रेनफॉल है, इसको वंस इन अ डिकेड जो क्वांटम हम यूज़ कर रहे हैं उसे हमें वेरीफाई करना होता है, रिवाइज करना होता है। जो मॉनसून सीज़न का जो LPA रेनफॉल है ये एक बेसलाइन फिगर के जैसे एक्ट करती है। 50 साल के पीरियड का एज एन एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। तो LPA को रिवाइज करना ज़रूरी है डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन। रेनफॉल डाटा जो आ रहा है, नेट रेनफॉल कितनी हो रही है, उसके हिसाब से इसे रिवाइज करना ज़रूरी है। इसे लेकर रेन गॉजेस लगाए जाते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे। 2002 में ये तकरीबन 523 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कुछ 1963 रेन गॉजेस लगाए गए थे, एंड अब तक तो हमारे पास 4000 प्लस रेन गॉजेस हैं जो कि यूनिफॉर्मली 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो 2005 एंड 2010 के लिए जो LPA था वो 89 सेंटीमीटर था। 2011 टू 2015 इसे रिवाइज किया गया था तो 88। 2018 से लेकर 2021 तक 88 रहा है, एंड जो अपकमिंग मॉनसून है इसे रिवाइज करके 87 सेंटीमीटर किया गया है। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि LPA डाउनग्रेड क्यों हुआ। नाउ जो मॉनसून सीजन में जो रेनफॉल होती है इसका बहुत ही इपोकल बिहेवियर रहता है। जो मॉनसून है वो शिफ्ट करता है बिटवीन ड्राई एंड वेट इपोक्स। कुछ 30 to 50 ईयर्स का पीरियड होता है इन सम डिकेड्स। जब रेनफॉल की रिडक्शन हो ड्यू टू द नेचुरल मल्टी डिकेडल रेनफॉल वेरिएबिलिटी, तो वो थोड़ा सा ड्राई इपोक की तरफ चला जाता है। नाउ 1901 एंड 2020 की बीच की अगर हम वेरिएबिलिटी को समझें तो हम देखते हैं कि जो रेनफॉल है 1909 से लेकर 1921 तक मॉनसून का ड्राई इपोक चल रहा था। उसके बाद आता है वेट इपोक एंड ये 1970s तक चला, लेकिन 1971 से लेकर अभी तक अगेन मॉनसून का ड्राई इपोक ही चल रहा है। जो 1971 का ड्राई इपोक है ये लगातार 5th डिकेड तक कंटिन्यू हुआ है
और ये डिकेडल हमारी जो रेनफॉल वैल्यू रही है वो नेगेटिव रही है। इससे पहले वेट इपोक था, लेकिन 1971 से ही हमारा ड्राई इपोक चल रहा है। तो डिकेडल ऑल इंडिया साउथ वेस्ट मानसून जो है वो रिड्यूस हो चुकी है बाय 1 सेंटीमीटर, एंड फॉर 2011 एंड 2020 ये वैल्यू -3.8 बिलो नॉर्मल जा चुकी है। नाउ हमारा जो पीक है इस ड्राई इपोक का वो सरपास हो चुका है, एंड बहुत ही जल्दी मानसून आर सेट टू रिवाइव। हमारा जो वेट इपोक है वो बहुत जल्दी आने वाला है। अगर हम डिकेडल मीन वैल्यू को स्टडी करें तो ये शो करता है कि बहुत ही जल्दी दिस विल टर्न पॉजिटिव, एंड अराउंड 2031 एंड 2040 जो हमारा नेक्स्ट वेट इपोक है वो स्टार्ट हो सकता है। तो जब ड्राई इपोक होता है उस टाइम पे जो मॉनसूनल रेनफॉल होती है वो बिलो नॉर्मल होती है फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर्स इन अ डिकेड, एंड जब हमारे पास वेट इपोक होता है तो तब रेनफॉल नॉर्मल और अबव नॉर्मल रहती है द मोस्ट ऑफ द ईयर्स इन अ डिकेड। नाउ क्या पूरे इंडिया की जो क्वांटिटेटिव रेनफॉल है क्या वो यहाँ पे रिड्यूस हो रही है? तो देखें, एज़ कम्पेयर टू 1961 एंड 2010, 1971 एंड 2020 डेफिनेटली नॉर्मल मानसूनल रेनफॉल में डिक्रीज़ हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्पेशली या सीजनली देखें तो जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ है, एक्सेप्ट फॉर सम डिक्रीज इन साउथ वेस्ट रेनफॉल। ना देखिए, जो रेनफॉल वेरिएशन है वो नेचुरल है। कंट्री इंडिया जैसी कंट्री जो काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे काफ़ी रेनफॉल वेरिएशन है एंड इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। नाउ कंट्री में हम देखते हैं कि कहीं पे ड्राई स्पेल्स आए हुए हैं, कहीं पे एक्सट्रीम रेन इवेंट्स होते हैं, शॉर्ट टाइम में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है। यहाँ पे हाईलाइट होता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो रेनफॉल है ये लगातार डिक्लाइन कर रही है सिंस 1950s, एंड ये पास्ट 3 डिकेड से ये चीज़ चल रही है। नॉर्मल रेनफॉल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा जितनी 1971 से लेकर 2020 तक थी, इट इज़ लेस देन व्हाट वाज इन 1961 एंड 2010। तो रीजनल बेसिस पे जो रेनफॉल पैटर्न्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। देयर इज़ रिडक्शन इन रेनफॉल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, स्पेशली ओवर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के ऊपर तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का। देयर इज़ शिफ्टिंग ऑफ रेनफॉल। अगर हम देखें तो जो ड्राई और एरिड जो हमारा वेस्ट सेंट्रल इंडिया रीजन्स हैं, जहाँ पे कच्छ आ जाता है, सौराष्ट्र आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश इंक्लूड होते हैं, आजकल वहाँ पे वेट डेज का जो नंबर है वो काफ़ी बढ़ चुका है। देर इंक्रीज देन नॉर्मल। वेरएज अगर हम उन एरियाज़ की बात करें 1971 एंड 2020 में, दे आर हैविंग मोर रेनफॉल देन इन 1961 एंड 2010। दिस इज़ व्हाट द शिफ्ट ऑफ रेनफॉल इज देयर। तो वेस्टर्न इंडियन रीजन्स में पॉजिटिव चेंज आ गया, वहाँ पे रेनफॉल बढ़ गई। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट आ गया है, वहाँ पे रेनफॉल डिक्रीज कर चुकी है। तो एक एरिया की रेनफॉल रिडक्शन हो चुकी है और दूसरे एरिया की रेनफॉल इंक्रीज हो चुकी है। तो टोटल क्वांटम में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा। सो आई होप ये जो IMD डिपार्टमेंट की तरफ से जो ये फोरकास्ट किया गया है LPA के अंदर जो चेंज हुआ है ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। It is about the controversy over the China-Solomon Island Security Cooperation Deal. Now, इससे साउथ पैसिफिक की रीजन की जो जियोपॉलिटिक्स हैं वो यहाँ पे हाईलाइट होती है। ये पूरा इशू न्यूज़ में इसलिए आया बिकॉज रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ विच बेसिकली रिवील्ड दैट Solomon Island, which is in South Pacific, it has reached a deal with China जिसके अंदर कुछ सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए ये डील बनाई गई है टू अ वेरी अनप्रेसिडेंटेड लेवल। ये ऐसी पहली डील है साउथ पैसिफिक रीजन में जो चाइना ने की है, एंड इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा अलार्म्स जो हैं वो रेज़ हो चुके हैं, एंड देयर आर सो मेनी वाशिंगटन एंड कैनबेरा का इसको लेकर हमें इफ़ेक्ट भी देखने के लिए मिल रहा है। सो दिस एंटायर न्यूज़ आर्टिकल इज़ अबाउट दिस कंट्रोवर्सी over the China-Solomon Islands Security Cooperation Deal. Now, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे पहले ये पता हो कि बात किसकी हो रही है, तो सोलोमन आइलैंड्स की लोकेशन आपको क्लियर होनी चाहिए।
पैसिफिक ओशन में मेलानेशिया के अंदर आपको सोलोमन आइलैंड मिलेगा। यहाँ पे आप पैपुआ न्यू गिनिया देख रहे हैं। पैपुआ न्यू गिनिया के ये बिल्कुल ईस्ट में है। बहुत सारे आइलैंड्स की चेन है, कुछ 990 आइलैंड्स हैं उनकी चेन है, और सोलोमन आइलैंड्स की जो कैपिटल है दैट इज़ होनाइरा। ये बिल्कुल आइलैंड के बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे लाई कर रही है। यहाँ पे मेलानेशियन पीपल रहते हैं, वॉल्केनिक आइलैंड हैं और कोरल अटॉल्स भी हैं, मिक्सचर है। वॉल्केनिक आइलैंड्स की डबल चेन भी है और कोरल अटॉल्स भी हैं। इस कंट्री के अंदर जो सोलोमन चेन है, एक्सेप्ट फॉर बुका एंड बोगनविले, इन 2 आइलैंड्स जो कि नॉर्थ वेस्टर्न एंड पे आते हैं, ये ऑटोनॉमस रीजन है पैपुआ न्यू गिनिया का। बाकी सब सोलोमन चेन जो है वो सोलोमन कंट्री बनता है। यहाँ की अगर हम पॉलिटी डिस्कस करें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है विद अ ब्रिटिश मोनार्क। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ गवर्नर जनरल जो कि स्टेट का फॉर्मल हेड के तौर पे सर्व करते हैं। दिस कंट्री स्टिल अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, इट इज़ इंडिपेंडेंट, and this governor general is appointed on the advice of the unicameral national parliament of the Solomon Island। तो ये सोलोमन आइलैंड की लोकेशन है और ये थोड़ी सी यहाँ की पॉलिटी की झलक है। तो ना अब समझते हैं कि चाइना और सोलोमन आइलैंड्स के बीच में जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन डील हुई है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस डील एंड व्हाई आर दे सो कंट्रोवर्शियल। तो इसे लेकर एक डॉक्यूमेंट जो लीक हुआ है दैट सेज द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड गवर्नमेंट ऑफ सोलोमन आइलैंड ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ये सोशल मीडिया पे लीक हुआ था एंड काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली इसने क्रिएट कर दी, एंड इट हैज़ काइंड ऑफ डिस्टर्ब द इस्टेब्लिश सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन द साउथ पैसिफिक रीजन। इस डॉक्यूमेंट में ये कहा गया है दैट चाइना कैन सेंड इट्स पुलिस, आर्म्ड पुलिस, military personals and other law enforcement and armed forces to Solomon on the later government's request। तो अगर सोलोमन रिक्वेस्ट करता है तो चाइना अपनी पुलिस, अपनी मिलिट्री सोलोमन आइलैंड्स में भेज सकती है, एंड इफ द फॉर्मर सीज दैट द सेफ्टी ऑफ इट्स प्रोजेक्ट एंड द पर्सनल इन आइलैंड्स आर एट स्टेक। अगर चाइना को लगता है कि सोलोमन आइलैंड्स में उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके जो पर्सनल्स हैं वहाँ पे दे आर इन डेंजर, दे आर एट रिस्क, देन चाइना कैन सेंड देयर पुलिस, देयर आर्मी, their other law enforcement forces। इस डॉक्यूमेंट में ये भी कहा गया है कि चाइना अपने नेवल वेसल्स को वहाँ पे यूटिलाइज़ करेगा, जो सोलोमन आइलैंड्स के जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसे यूज़ करेगा। तो इसको लेकर स्पेकुलेशंस यही आए हैं कि चाइना माइट बी बिल्डिंग इट्स नेक्स्ट ओवरसी नेवल बेस इन सोलोमन आइलैंड्स। इससे पहले जबाउटी में चाइना ने अपना नेवल बेस बनाया है। नाउ द नेक्स्ट टारगेट कुड बी सोलोमन आइलैंड्स। एंड इसके अलावा जो बाकी किसी फॉरेन मिलिट्री बेस का जो प्रोस्पेक्टस है वो यहाँ पे डिसमिस हो चुका है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ सोलोमन आइलैंड्स दे हैव अफर्म्ड द फाइनलाइजिंग ऑफ दिस ड्राफ्ट ऑफ सच अ डील। अभी तक ये डील साइन नहीं हुई है, इट इज़ नॉट फुल्ली नोन कि ये जो प्रोविजंस मेंशन हुए हैं इस लीक डॉक्यूमेंट में ये फाइनल ड्राफ्ट में होंगे या नहीं होंगे। नाउ इफ़ वी अंडरस्टैंड द रैशनल बिहाइंड वाई सोलोमन आइलैंड्स और चाइना के बीच में जो प्रॉक्सिमिटी है ये क्यों इंक्रीज़ हो रही है, थोड़ा बैकग्राउंड को समझते हैं। हमने देखा कि सोलोमन आइलैंड्स में एथिकली मेलानेशियन ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे रहते हैं। पैसिफिक ओशन में ये आइलैंड प्रेजेंट है। पैपुआ न्यू गिनिया और वनुआतू के बीच में ये लाई करता है। इस आइलैंड को इनिशियली ब्रिटिश एम्पायर कंट्रोल करते थे ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा, and then it went through the hands of Germany and Japan, and then they came back to UK after the Americans took over the island from Japan during World War II। ये आइलैंड 1978 में इंडिपेंडेंट हुआ। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई अंडर द ब्रिटिश क्राउन विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बट हाउएवर द सोलोमन आइलैंड और इस आइलैंड की इनेबिलिटी टू मैनेज द डोमेस्टिक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स led to a close security relation with Australia। Now South Pacific region में ट्रेडिशनली जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है किसी भी क्राइसिस को लेकर दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। सोलोमन आइलैंड्स के ताइवान के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे which ended up the emergence of current government in होनाइरा। 2019 में गवर्नमेंट जो कि प्राइम मिनिस्टर मनासे थे, दे स्विच्ड ताइवान फॉर चाइना।
कहा जाता है कि बीजिंग ने सोलोमन को $500 billion ऑफर किए थे इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एड, which was 5 times what Taiwan was spending on Solomon Islands in past 2 decades. And तब Solomon Islands ने ताइवान से स्विच करके चाइना की तरफ चल दिए. So this is how the proximity of Solomon Islands and China has increased. So चाइना से मनी जो है वो इनफ्लो हो रहा है एंड इसके काफ़ी लोकल इम्पैक्ट्स भी हैं, एडवर्स इम्पैक्ट्स भी हैं. द लोकल पॉपुलेशन, चाइनीज़ बिजनेसमैन, उनके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है. चाइनीज़ लेबरर्स जो आ रहे हैं चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सोलोमन आइलैंड्स के ऊपर पड़ रहा है. सो इसे लेकर प्रोटेस्ट भी हमें देखने के लिए मिले. प्रो ताइवान ऑपोजिशन भी सोलोमन आइलैंड्स पे देखने के लिए मिला. Then the next question comes, why China is interested in Solomon Islands. Now Pacific Island जो रीजन है, ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे चाइना का जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है फ्रॉम ताइवान इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिकग्निशन. नाउ चाइना ये चीज़ मानता है कि जो ताइवान है, इट इज़ पार्ट ऑफ चाइना एंड इट इज़ अवेटिंग रीयूनिफिकेशन एंड इट अपोजेज द रिकग्निशन ऑफ ताइवान एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन द इंटरनेशनल लेवल. तो कोई भी ऐसा कंट्री जिसका चाइना के साथ रिलेशन है, दे हैव टू ब्रेक द डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान. सोलोमन आइलैंड एक ऐसा कंट्री था अमंग द 6 पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स जिनके ताइवान के साथ ऑफिशियल रिलेशंस थे. 2019 तक सोलोमन आइलैंड और किरिबाती देन दे स्विच्ड देयर एलिजेंस विद चाइना. इससे पहले सोलोमन आइलैंड वाज इन सपोर्ट ऑफ ताइवान एज वी डिस्कस्ड. तो अब इस रीजन में सिर्फ ऐसे 4 रीजनल कंट्रीज़ रह गए हैं विच आर बैकिंग ताइवान एंड मोस्ट ऑफ देम दे बिलोंग टू माइक्रोनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ US. ना ये जो स्मॉल पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स हैं, दे एक्ट एज अ पोटेंशियल वोट बैंक एज वेल इन टर्म्स ऑफ मोबिलाइजिंग सपोर्ट फ्रॉम द ग्रेट पावर्स इन द इंटरनेशनल फ्लोरा, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हो गया. इसके अलावा ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लार्ज मैरीटाइम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स भी हैं. बेशक इन आइलैंड्स का साइज़ जो है वो काफ़ी स्मॉल है, बट जो इकोनॉमिक जोन्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी वाइड हैं. एंड दिस इज़ द रीज़न वाई दी स्मॉल आइलैंड स्टेट्स आर ऑल्सो सीन एज बिग ओशन स्टेट्स. इसके अलावा सोलोमन आइलैंड्स के पास काफ़ी टिम्बर रिजर्व्स भी हैं, मिनरल रिसोर्सेज भी हैं अलॉन्ग विद फिशरी. And then it is also strategically located for China. Now अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस हैं पैसिफिक आइलैंड में और ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बीच में जाकर ये चाइनीज़ इन्फ्लुएंस साउथ पैसिफिक ओशन में इंक्रीज़ होती है. काफ़ी सिग्निफिकेंट है अगर हम करंट सिनेरियो देखें विद द इमर्जेंस ऑफ ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूकेस एंड US, which basically seek to elevate the Australia strategic capability as compared to China, through Anglo-American cooperation. So anti-China nature के जो 2021 राइट्स जो हुए हैं सोलोमन में, it has turned out to be the immediate trigger for China to ramp up their security cooperation with Solomon Islands. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल श्रीलंका के सॉवरेन डेट क्राइसिस के बारे में है. सो इस आर्टिकल में हम समझेंगे कि किस तरह गवर्नमेंट्स अपनी डेट पेमेंट्स पे डिफ़ॉल्ट करती हैं एंड देन हाउ श्रीलंका ने इज़ प्लानिंग टू रिजुविनेट देयर फॉरेन रिजर्व्स. सॉवरेन डेट क्या है, इन पूरी चीज़ों को यहाँ पे समझते हैं. सो सॉवरेन डेट की अगर हम बात करें तो कोई भी गवर्नमेंट जो डेट इशू करता है या अक्यूमुलेट करता है, दैट इज़ सॉवरेन डेट. जो गवर्नमेंट है दे कैन बोरो मनी टू फाइनेंस देयर एक्सपेंसेस, जो कि वो अपनी रेगुलर टैक्स रेवेन्यू से मीट नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए जो वो बोरो मनी करते हैं, दैट इज़ दी सॉवरेन डेट. ना ये जो मनी बोरो किया जाता है ये लोकल करेंसी और फॉरेन करेंसी दोनों में किया जा सकता है. लेकिन गवर्नमेंट्स यूजुअली कोशिश करती हैं कि जो मनी बोरो कर रही हैं वो लोकल करेंसी में करें, बिकॉज इससे गवर्नमेंट को काफ़ी हेल्प मिलती है, बिकॉज देन दे कैन टेक द हेल्प ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड दे कैन ईजिली क्रिएट द फ्रेश लोकल करेंसी टू रीपे द डेट जो कि लोकल करेंसी में डिनोमिनेट हुआ है. इसे डेट मोनेटाइजेशन भी कहते हैं. लेकिन इसके एडवर्स इम्पैक्ट्स भी हैं. इससे जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाती है एंड अल्टीमेटली इससे जो प्राइसेस हैं, जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाती है.
वेर एज अगर हम फॉरेन करेंसी में सॉवरेन डेट लेते हैं तो इट बिकम्स वेरी ट्रिकी फॉर गवर्नमेंट, बिकॉज नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू डिपेंड अपॉन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा तब वो उस करेंसी को गैदर करेंगे एंड देन दे कैन पे देयर फॉरेन डेट. तो बेसिकली सरकार जो डेट लेती है, अक्यूमुलेट करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज सॉवरेन डेट. नाउ श्रीलंका की अगर हम बात करें तो वो अपने फॉरेन डेट कमिटमेंट्स पे खरी नहीं उतर पा रही है, बिकॉज श्रीलंका डिपेंड्स अपॉन टूरिज्म सेक्टर. वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज आता है एंड देन इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर द एसेंशियल आइटम्स लाइक फूड एंड फ्यूल. श्रीलंका में जो टूरिज़्म सेक्टर है वो श्रीलंका के जीडीपी में 10% कंट्रीब्यूट करता है. एंड नाउ बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पैंडमिक एंड लॉकडाउन, श्रीलंका की जो टूरिज़्म सेक्टर है उस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है. जो इनफ्लो है डॉलर्स का श्रीलंकन इकोनॉमी में वो यहाँ पे इफ़ेक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से श्रीलंका के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो ड्रॉप हो चुके हैं. 2019 में $7.5 बिलियन थे एंड अब इस साल फरवरी में ये $2.3 बिलियन पे ड्रॉप हो चुके हैं. एंड नाउ श्रीलंकन गवर्नमेंट इज़ फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू ऑब्टेन US डॉलर्स, जिससे कि उनकी जो फॉरेन डेट ऑब्लिगेशंस हैं वो उसे पूरा कर सकें. And therefore now Sri Lanka is soughting help from IMF and other countries like India and China. India has agreed to offer the financial assistance of $2 billion to Sri Lanka and by rolling over the debt that Sri Lanka owes towards India. तो श्रीलंका की जो एफर्ट्स हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसे फिक्स किया जा सके एंड श्रीलंका का जो रुपी है उसे US डॉलर के अगेंस्ट exchange rate पे फिक्स किया जा सके, so that they can prop up the price of rupee. And it has also played a role in foreign debt crisis. जो foreign exchange inflow है वो dry up हो चुकी है because of pandemic. And इसके इतना ज़्यादा यहाँ पे क्राइसिस हो चुका था कि कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है they also banned the payment of more than 200 श्रीलंकन रुपी for $1 US. नाउ इसका इम्पैक्ट क्या होता है? नाउ जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं दे आर रिलक्टेंट, वो अब श्रीलंकन गवर्नमेंट को और पैसे देने में रिलक्टेंट हैं क्योंकि लेंडिंग इज़ पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट एंड ये जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होता है. अब कोई भी फ्रेश बोरोइंग अगर श्रीलंका को मिलती है सो वो काफ़ी ज़्यादा जो बोरोइंग है वो काफ़ी हाई रेट पे होने वाली है बिकॉज द रिस्क इज़ वेरी हाई. And therefore, government is unable to make the good of on their previous commitments. तो IMF could be on cards, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट को ये एग्री करना होगा कि जो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं दे आर दी प्री कंडीशन फॉर सच अ एड. IMF really want श्रीलंका to end its aggressive push towards 100% organic farming. 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से वहाँ पे जो फूड सप्लाई है वो इफ़ेक्ट हो चुकी है और जो फूड प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं. देव ऑल्सो रिकमेंडेड गेटिंग रिड ऑफ द प्राइस कंट्रोल्स ऑन फूड एंड द अदर एसेंशियल गुड्स एज वेल. एंड साथ ही में एक्सचेंज रेट के ऊपर जो कंट्रोल इम्पोज किया गया था इन टर्म्स ऑफ रुपी दैट नीड टू गो, ताकि श्रीलंका के अंदर जो US डॉलर्स हैं वो री अट्रैक्ट हो सके. लास्टली, next news article is about Pradhan Mantri Sanghahalaya. This is the Prime Minister's Museum. इसे ओपन किया गया है रिसेंटली एंड यहाँ पे इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं उनके कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे दिखाया गया है फॉर अचीविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन इंडिया. एंड इस यहाँ पे एक नेहरू म्यूज़ियम को एज ए ब्लॉक 1 डेजिग्नेट किया गया है. ग्राउंड फ्लोर में 8 PM गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, PV नरसिम्हा राव, IK गुजराल, HD देवे गौड़ा, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इन 8 PMs को ग्राउंड फ्लोर पे इनकी गैलरीज दी गई हैं. फर्स्ट फ्लोर पे बाकी 5 प्राइम मिनिस्टर्स की गैलरीज हैं, राजीव गांधी, VP सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, चरण सिंह. एंड देन इन कमिंग मंथ्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो फर्स्ट टर्म रहा है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होने वाला है. सो दिस इज़ द प्रधानमंत्री संग्रहालय. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन्हें डिस्कस किया. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच.